जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो साउंड के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बेसिकली आज मैं कोशिश करूंगा साउंड खत्म कर दूं, ठीक है। और एक पार्ट और हमारा अभी बच जाएगा जो कि मैं एसएचएम आपको बता रहा था। इसको मैं कल अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कुछ विजुअलाइजेशंस का यूज करके, ताकि अच्छे तरीके से आप समझें। और कल एक बहुत स्पेशल डे भी है। आप अगर इंडियंस हैं भाई तो आपके लिए जरूर, इंडियन है या फिर पाकिस्तानी एक तरीके से बोल सकते हैं आप, तो बहुत स्पेशल डे है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग जरूर गेस कर पा रहे होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जितने लोग गेस कर पा रहे हो अपनी एक्साइटमेंट एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाओ कल के दिन की। और मैं तो ये नहीं बोलूंगा आप स्किप करिए, स्किप नहीं करिए, बट आपको इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए क्या चल रही है चीजें, ठीक है। क्योंकि एक प्राउड मोमेंट होता है जब अगर रिजल्ट हमारे फेवर में आता है। बाकी रिजल्ट कुछ भी आए उससे हमें नहीं मतलब, बट हम सपोर्ट करने के लिए पॉजिटिव फेवर में हमेशा उस चीज के लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो आज है 27 अगस्त, कल है 28 अगस्त। तो आप समझ सकते हैं कि 28 अगस्त को क्या होने वाला है। जो भी होगा वो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट वी विल थिंक अबाउट पॉजिटिव कि वी विल विन, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर नंबर 3 शुरुआत करने से पहले अभी फिर से मैं बता दूं, जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, रैंकर्स एनटीएससी 2023 टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। और जितनी जितनी भी सुविधाएं वहां पे आपको दी जा रही हैं, फ्री के लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी बातें आपको दी जा रही हैं, उनका फायदा उठाइए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के बारे में फिर से बता दे रहा हूँ, कल हो सकता है कुछ स्पेशल ऑफर हम लोग निकाल दें, तो उसके लिए कल अपडेट रहना, ठीक है। कल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ जरूर आपको बता दिया जाएगा। जो बच्चे सोच रहे होंगे टेस्ट सीरीज लेने तक के लिए, वो कल आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में जरूर दे दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप बहुत चीजें आपको मिल रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज करते हो सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेंगी स्टेज 1 तक की, और अगर आप मेंटरशिप खरीदते हो तो उसमें टेस्ट सीरीज आपको इंक्लूडेड मिलती है। कहाँ से खरीदना है, कहाँ से ज्वाइन करना है, तो रैंकर्स एनटीएससी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप जाके प्ले स्टोर से, वहां से डाउनलोड करने के फटाफट जितनी भी चीजें आप कर सकते हैं वो करते रहिए, ठीक है। और कुछ बहुत सारे आपके फ्री मटेरियल्स भी हमने वहां पर अपलोड करे हैं, तो पहले जाकर फ्री मटेरियल्स का उपयोग करिए, ठीक है। तो अब कुछ टॉपिक्स जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सब कुछ विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट में पढ़ा है हमने। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाके एक बार देखिए कि कैसे मैं विजुअलाइज करा करा के आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ट्यूनिंग फॉक वगैरह सब कुछ आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट दो क्वेश्चंस मैंने आप सभी लोगों को दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ये पहले सभी लोग आंसर कमेंट करो, तब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने लोग भाई सीरियस मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेहनत कहीं बेकार तो नहीं जा रही है, ठीक है। अगर आप एक भी देख रहे हो, एक भी अच्छे तरीके से लगा रहे हो प्रॉब्लम, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, बट आप लगाइए प्रॉब्लम, समझिए, क्योंकि वही प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएगी जो चीज यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और वही चीजें मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो इस चीज पे बिलीव रखो और उसको करो, ठीक है। और मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस खोज खोज के ला रहा हूँ आपको पता भी नहीं होगा। ये देखिए फिजिक्स की एनडीए की बुक है, मैं यहाँ तक से भी चीजें आपकी उठा उठा के ला रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सेपरेट सेपरेट जगह से अब मैं क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनटीएससी के, आपको इस लेवल तक के क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपकी जेई बेस्ड फाउंडेशन प्रिपेयर रहे, ठीक है। चलिए, तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इट कंप्लीट 3 ऑक्सीलेशन इन 6 सेकेंड। तो आंसर नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। अगर आंसर नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी हमने देखा था कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन कितना ऑक्सीलेशन कर रहा है वो, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। बट हम जो टाइम टेकन लेंगे वो सेकंड में लेंगे, इस बात का जरूर आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। अगर पर मिनट में गिवन हो तो नो डाउट हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट हम जनरली सेकंड के ही फॉर्मेट में लेके चलते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 3 ऑक्सीलेशन वो कर रहा है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है 3, कितने टाइम में? 6 सेकंड में। तो भैया इसकी जो ऑक्सीलेशन हो गई वो कितनी भैया? 0.5 ऑक्सीलेशन कर रहा है वो पर सेकंड में। समझ में आई बात? मतलब कितनी बार? 0.5, आधा, मतलब गया आया, बस उतना ही, आधा, एक कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्लियर बात? चलिए, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। या फिर आप 0.5 हर्ज भी बोल सकते हो, दोनों चीजें बराबर है आपकी, ठीक है। 0.5 हर्ज। अगर आंसर नंबर 2 की बात करूं मैं दोस्त आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, तो सेम फ्रीक्वेंसी आपको कितना गिवन है? 5 हर्ज गिवन है। टाइम कितना गिवन है? 4 सेकंड गिवन है। और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पूछा गया है। तो जस्ट फॉर्मूले का खेल था, स्वैपिंग रूल लगा लीजिए भाई, अक्षय कुमार स्वैप, ठीक है। स्वैपिंग रूल लगाइए, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे काफी प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो सिर्फ स्वैपिंग बेस्ड होंगे। फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, अक्षय कुमार का यूज करो। तो अक्षय कुमार की भी फिजिक्स अच्छी थी, ठीक है, उसकी मैथ्स भी अच्छी थी, तो उन्होंने यहाँ पर ये वाला रूल, इसलिए उन्होंने स्वैप एक्सचेंज कर दिया, वो वाला रूल लगाया था, ठीक है। तो ये स्वैपिंग रूल लगाइए फटाफट, यहाँ यहाँ एक्सचेंज करिए।
तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस विल बी 20। समझ में आई बात कि मतलब कितने ऑक्सीलेशंस वो कर देगा 4 सेकंड में, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज, तो 4 सेकंड में 20 ऑक्सीलेशन वो टोटली कर देगा। ठीक है, चलिए आई होप आपका आंसर एकदम मैच कर गया होगा। फटाफट बताओ मैच किया था कि नहीं किया था। अगर नहीं किया था आप समझ लो कहाँ मिस्टेक थी, उस पर काम करो। देखो मैं बार बार बोलता हूं कि आप जो चीजें कर रहे हो उस पे आपका बस नहीं भाई, आप जो चीजें कर रहे हो वो होगी ही, जो होना होगा ही, लेकिन मेन चीज क्या है कि आप गलतियां कितनी कर रहे हो। अगर उन गलतियों पे काम करना शुरू करो तो कहीं ना कहीं आपकी जो मार्क्स होंगे वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। देखो आप एग्जाम में जाते हो मेरे भाई, आप एग्जाम में जाते हो, 5 क्वेश्चन मान लो तुमने सही करे थे, 5 क्वेश्चन आपने क्या करे थे, करेक्ट करे थे, 2 रॉन्ग करे थे। तो मेन बात क्या है कि आप अगर रॉन्ग वाले छोड़ देते हो, रॉन्ग वालों का काम नहीं करते हो। देखो समझो थोड़ा सा फिनोमिना ये समझो कि 5 क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आया था, तुमने 7 क्वेश्चन आए थे, 5 तुमने सही अटेम्प्ट करे हैं, 2 तुम्हारे गलत हो गए। अटेम्प्ट में मान के चल रहा हूं कि तुमने फुल अटेम्प्ट करा है, तो 5 क्वेश्चन सही जो करे हो तुमको मैं कभी भी दे दूंगा, तुम वो 5 सही कर दोगे। मैं कभी भी दे दूंगा 5 तुम सही कर दोगे। अब जो देखो टॉपर और उसमें बच्चे में डिफरेंस क्या होता है, टॉपर बच्चा जो होता है वो 5 क्वेश्चन सही करता है, घर पे जो 2 रॉन्ग आता है घर पे आके इनको 2 को रॉन्ग भी, जो 2 रॉन्ग है उनको भी राइट करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी क्या थिंकिंग होती है, हम कैसे अप्रोच करते हैं तो भैया जो एग्जाम में हुआ छोड़ो यार, कौन अपना माथा खाएगा, खत्म नहीं हुए 2 क्वेश्चन, खत्म, छोड़ो उसको। तो यही चीज आपको पीछे ले जाती है। घर पे आके आपको ये 5 क्वेश्चन में 1 साल बाद भी दे दूंगा तो कहीं ना कहीं आप गेस करके वो 5 कर लोगे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो तब तक नहीं होंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, और यही बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल थिंग मैं अपने खुद ऑब्जर्व करके मैंने देखा हुआ, जो चीज मैं छोड़ के जाता था वो एग्जाम में मुझे मिल जाती थी, तो मैं उसको सुधार लिया और वहीं से शुरुआत हो गई मेरी अच्छी जर्नी की। ठीक है, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करते हैं कि भाई साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं, ये स्पेशल तरीके का साउंड होगा, ये स्पेशल तरीके का साउंड होगा। जैसे भाई घर में एक मोटा आदमी होता है, ठीक है, एक घर में मोटा आदमी होता है, एक घर में पतला आदमी होता है। मोटे को आप कहेंगे भैया जो ज्यादा स्पेस खाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि स्पेस ये ज्यादा लेगा, ये स्पेस कम लेगा। हो सकता है खाना ये ज्यादा खाता हो, कभी कभी ऐसा होता है ये ज्यादा खाता हो ये कम खाता हो, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये काम ये करते हैं, ये काम ये करते हैं। तो साउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साउंड की वेवलेंथ होती है, पिच होती है, एम्पलीट्यूड होती है, और लाउडनेस होती है, टिम्बर होती है, क्वालिटी होती है, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये शो करता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, बेसिकली मैं इसको प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स में अब मैं ही बोल दे रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन भी ये शो करता है। ठीक है, चलिए वेवलेंथ की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कभी समझ में नहीं आता, बट मैं यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। पहले मैं एक बार वाइब्रेशन के ऊपर आता हूँ कि वेवलेंथ है क्या। देखिए मानिए यहाँ एक एटम था, एक एटम यहाँ था, ठीक, ये क्या भैया, देखो जब हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, साउंड मीडियम यहाँ पर डिस्टरबेंस हमने क्रिएट किया है, ठीक है, डिस्टरबेंस यहाँ पर क्रिएट किया, ये वाला पार्टिकल उठ के जाएगा इनके पास, ठीक, तो यहाँ पे स्पेस खाली, ये कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, यहाँ वाली पोजीशन पे बन जाएगा रेयर फ्रैक्शन, यहाँ वाली पोजीशन बन जाएगा कॉम्प्रेशन। ठीक, अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला बैक आ जाएगा, ये वाला बैक आ गया, ये वाला आगे चला गया, अब यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन। तो कभी भी वेवलेंथ क्या है, बेसिकली किन्हीं भी दो कॉम्प्रेशन या फिर रेयर फ्रैक्शन जो एडजेसेंट हो एक के बाद दूसरी, उनके बीच की जो लेंथ होती है वही क्या होती है, वेवलेंथ होती है। समझ में आई बात, उनके बीच की जो लेंथ होती है वही क्या होती है, वेवलेंथ होती है। देखो यहाँ पर जब ये गए यहाँ, ठीक, ये वापस आएंगे, ये वाला आगे जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना था, पहले यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन बना था, ये जब उठ के जाएगा फिर यहाँ रेयर फ्रैक्शन बनेगा, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वही क्या कहलाती है, वेवलेंथ। अगर ग्राफ के थ्रू समझो तो किन्हीं 2 क्रेस्ट, अगर ये क्रेस्ट हैं दोनों, किन्हीं भी 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस होगी लैम्डा। ठीक, या फिर किन्हीं 2 रेयर फ्रैक्शन होगा तो ट्रफ, अगर ये रेयर फ्रैक्शन में मान के बैठूं ये होगा, ये भी होगा लैम्डा। तो बेसिकली हम अगर ये हमारे दिमाग में होता है ना, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के,
किन्हीं भी दो पॉइंट्स के, हम वेवलेंथ को कुछ अलग तरीके से समझ रहे हैं। वेवलेंथ को ये समझो कि जब कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनता है, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनता है, ठीक, तो उनके बीच जो एक कॉम्प्रेशन बना, फिर अगला कॉम्प्रेशन कहां बन रहा होगा, उसके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेव की लेंथ कहलाती है, वो एक कंप्लीट वेव की लेंथ कहलाती है। समझ में आई बात? ठीक है। या फिर दूसरी चीज कि कोई भी एक पॉइंट पकड़िए, ठीक है, कोई भी एक, यहां से मैंने पकड़ा है, देखो इसके बाद जहां से सेम ग्राफ रिपीट करने लगे, किसी भी एक पॉइंट से उस पॉइंट को पिक करिए जहां से वो ग्राफ फिर आगे जाके वो सेम पॉइंट पर रिपीट करे, उन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। जैसे मैं यहां पर बोलूं, यहां पर ये पॉइंट था, ठीक, यहां पर चलते 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 आप यहां पर आए, चलते 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 यहां पर आए, देखो इस पॉइंट के बाद क्या सेम ग्राफ यहां से रिपीट करेगा, यहां से सेम ग्राफ रिपीट करेगा। तो जहां से सेम ग्राफ रिपीट करने लगे उन दोनों पॉइंट्स के बीच की, आप कोई भी पॉइंट ले लो, अगर मैं यहां से बात करूं, आपसे यहां से बात करूं, तो ये रिपीट कहां करेगा, यहां पे करेगा। तो इन दोनों के बीच की भी जो डिस्टेंस होगी वो भी वेवलेंथ होगी, ठीक है, वो भी वेवलेंथ होगी। जहां से ग्राफ अपने आप को रिपीट करे, जहां से दो सेम पॉइंट्स आपको एडजेसेंट मिल रहे हो, सेम पॉइंट्स एडजेसेंट मिल रहे, दोनों के बीच की डिस्टेंस आप कहीं भी ले लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे पुट कर ले रहा हूं आपको, तो यहां पर मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा आपको वेवलेंथ। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में। जो जरूरी नहीं कि क्रेस्ट और ट्रफ पे ही रट के बैठो कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, एनी पॉइंट विच रिपीट, है ना, जो अपने आप को रिपीट करने जा रहा हूं, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आपकी वेवलेंथ कहलाएगी। ठीक है, इसको आप मेजर करते हो, बेसिकली यूनिट अगर मैं बात करूं तो यूनिट आप मीटर में ही लेते हो, लेंथ है तो यूनिट मीटर में लोगे, बेसिकली बहुत छोटी हो तो हम नैनोमीटर में यूज करते हैं। तो 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। ठीक है, या क्या कुछ मैंने गलती लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया मैंने शायद, उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर नैनो नहीं होगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये दो यूनिट याद रखिएगा, कभी वेवलेंथ में आपको इन्हीं दोनों से फंसाया जाएगा अगर दिया जाएगा तो। नैनोमीटर, एनएम क्या है यहाँ पर लिख लो, एनएम क्या है भैया, तो ये है नैनोमीटर। ठीक, नैनो का मतलब 10⁻⁹ और एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब है, एंगस्ट्रॉम एक अर्थ क्या था, एंगस्ट्रॉम विच इज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, चलो वेवलेंथ क्लियर हो गई। अब वेवलेंथ, वेवलेंथ जो आपकी होती है, ठीक है, वेवलेंथ वेरी करती है, वेरीज विथ टेम्परेचर। देखो कैसे, टेम्परेचर, बेसिकली अगर मैं बात करूं कैसे, तो वेवलेंथ जो आपकी होती है, वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। एक तरीके से मैं इसकी बात करूं तो जैसे आप टेम्परेचर ऑफ मीडियम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर ऑफ मीडियम, जैसे आप मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वहां पर देखो एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। पहले वेवलेंथ की फील लो क्या होता है, किन्हीं भी दो कॉम्प्रेशन, अरे यार सेलेक्ट हो जाए भाई, किन्हीं भी दो कंप्रेशन या फिर रियर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस। मानिए ये क्या था भैया, यहाँ पर जा रहा था, ठीक, फिर ये वापस आ रहा था, यहाँ से इस तरीके से आ रहा था, फिर यहाँ पर आ रहा था। ठीक, ये वाली कहानी, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया। अब जैसे ही मैं मीडियम का क्या करता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, मीडियम के पार्टिकल्स की स्पीड क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, काइनेटिक एनर्जी उन्होंने गेन किया ड्यू टू हीट, वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में, कि टेम्परेचर आप देते हो तो सर बेसिकली आप मीडियम्स के पार्टिकल को हीट प्रोवाइड कर रहे हो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप वो एनर्जी देते हो मीडियम के पार्टिकल्स को, वो एनर्जी किस फॉर्म में जाती है, काइनेटिक एनर्जी में जाती है। तो स्पीड ड्यू टू दैट, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती है। तो देखो जितना टाइम उनको, बेसिकली अगर आप देखोगे ये वाली चीज कि कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनाने में लग रहा था, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, अब वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे, उनकी जो कॉम्प्रेशन और वो वाली डिस्टेंस हो जाएगी, क्या वो कम हो जाएगी, जल्दी जल्दी कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनाने लगेंगे ना। देखो पहले वो बना रहे थे कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, अब अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी
तो वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। इसका एक मैं शॉर्ट्स भी बना दूंगा आपको, विजुअलाइजेशन के थ्रू ट्राई करूंगा दिखाने का कि वो जल्दी जल्दी कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बना लेंगे। अब जल्दी जल्दी बनाएंगे तो उनकी जो कंप्रेशन टू कंप्रेशन लेंथ है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ड्यू टू दैट वेवलेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हमारी टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वेवलेंथ क्या होती जाती है, घटती जाती है, ड्यू टू लार्जर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बढ़ जाती है, ड्यू टू दैट हमारा जल्दी जल्दी कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनना शुरू हो जाता है। बेसिकली आप डिस्टेंस के ऊपर मत जाना कि ज्यादा दूर चले, वो ज्यादा दूर चले या ना चले, मीडियम के पार्टिकल, वो कंफ्यूजन नहीं हमारा, हमारा कंफ्यूजन है कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, और जितना जितना जल्दी बनेंगे उतना जल्दी उनकी डिस्टेंस हम देख पाएंगे, उतनी शॉर्टर उनकी लेंथ होती जाएगी, तो वो शॉर्टर लेंथ होगी, ड्यू टू शॉर्टर लेंथ हमारी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे आइए, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेव एंड वेव वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर छोटी सी ही कहानी यहाँ पर बेसिकली। तो फ्रीक्वेंसी को आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी को हम एफ से दिखाते हैं, ठीक, वेवलेंथ को हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं, मैंने नहीं दिखाया। अब वेव वेलोसिटी है क्या, वेव वेलोसिटी बेसिकली मैं पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी की बात करूं तो उसको v से दिखा रहा हूं। वेव वेलोसिटी मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी, देखो पार्टिकल वेलोसिटी, जो पार्टिकल आपकी मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए समझाता हूँ आपको ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए ये क्या है, कॉम्प्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, ये कॉम्प्रेशन है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं कि इसको कॉम्प्रेशन से रेयर फ्रैक्शन तक जाना है, ठीक है, कॉम्प्रेशन से रेयर फ्रैक्शन तक जाना है, तो बेसिकली आप अगर वेव को समझ रहे होंगे, वेव को टाइम वाला हिसाब किताब, देखो यहाँ पर कुछ रहा होगा, इस तरीके से हमारा पार्टिकल रहा होगा, ये अगला पार्टिकल यहाँ रहा होगा, ये कहाँ गया, इनके पास गया, ठीक, तो यहाँ गया पहले, ठीक है, यहाँ पर क्या बनाया होगा, कॉम्प्रेशन बनाया होगा जाके, ठीक, फिर वापस आया होगा, फिर क्या बनाया होगा, रेयर फ्रैक्शन, फिर यहाँ गया होगा और वापस आया होगा कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो बेसिकली कंप्लीट एक वेवलेंथ को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, कंप्लीट एक वेवलेंथ को जितना ट्रेवल करने में टाइम लगता है, वही हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड कहलाता है। आपने ये चीज जरूर सुना होगा, टाइम पीरियड, कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब वो अपनी जगह से हटा, फिर आया, फिर अपनी जगह पर आया। देखो पहले जिस सिचुएशन पे था वो, मान लो पहले कंप्रेशन वाले फॉर्मेट में नहीं था, ठीक, देखो मान लो वो कंप्लीट यहाँ पर था, ठीक, यहाँ पे गया कंप्रेशन बनाया, फिर वापस आया, ठीक, यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन, फिर वापस आया, ठीक, तो यहाँ से चला, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो पूरी टाइम लगने में कितना टाइम लगा होगा, पूरे एक ऑक्सीलेशन में टाइम पीरियड कैपिटल टी लगा होगा। तो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी विच इज एफ, वो क्या होती है, 1 बाई टाइम पीरियड विच इज टी। ठीक है, समझ में आई बात। अगर मैं बोल रहा हूं कि यही पार्टिकल, ये पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है और उसने लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लैम्डा मीटर ट्रेवल किया है, v से चल रहा है, लैम्डा मीटर उसने चला है, और चलने में कितना टाइम लगेगा, अगर v स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी कुछ उसकी v है और चल वो लैम्डा ही रहा है, तो उसको टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है t, टाइम पीरियड लगेगा, जो कि एक टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड की अगर मैं वैल्यू बताऊं आपको यहां से, तो टाइम पीरियड की अगर मैं वैल्यू आपको बताऊं कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, तो टाइम पीरियड विल बी, देखो बेसिकली अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर बोलोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, लैम्डा अपॉन स्पीड, तो ये v आ गई उसकी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से हमको वैल्यूज रिप्लेस करनी है, दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, फर्स्ट को दूसरी में रिप्लेस कर दीजिए, टाइम पीरियड t था तो t की वैल्यू वहां रख दीजिए, यहाँ पर f बराबर v बाई लैम्डा। ठीक है, तो बेसिकली वेव स्पीड जो आती है, जो वेव स्पीड आती है वो क्या आती है, f इंटू लैम्डा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर होगी तो बता देना, एक बार मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, लिख लो यहाँ v बराबर f फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है, v क्या है, v इज अ पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, f इज अ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ।
ठीक है, समझ में आई बात कि वेवलेंथ, एक वेवलेंथ चलने में, जिसकी वेवलेंथ है उतना डिस्टेंस चलने में पार्टिकल को टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड जो होता है आपका वो लगता है। ठीक है, टाइम पीरियड। जैसे अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेव अगर बना के आपको समझा रहा हूँ, बेसिकली देखिए ये आपकी वेव थी, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर, ठीक, देखो यहां से अगर वो चलना शुरू कर रहा है, मान लीजिए मैं यहीं से समझा रहा हूं, यहां से चलना शुरू कर रहा है, तो यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां, ठीक। अब इसके बाद वो मोशन क्या करेगा, अपनी रिपीट करेगा, तो जो रिपीट करने लगेगा तो उसका टाइम पीरियड एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहां से जहां से चला था वहां तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसे ही तो आप टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलिए, टाइम पीरियड बोलते हैं क्या। देखो पार्टिकल पहले यहाँ था, ऊपर गया तो यहाँ पहुंचा, फिर ऊपर से यहाँ आया, नीचे आया इस पॉइंट पे, फिर नीचे से यहाँ आया इस पॉइंट पे, फिर नीचे से ऊपर गया इस पॉइंट पे, तो गया ऊपर, नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, जो टाइम लगा उसे ही बोलते हो आप टाइम पीरियड। जो एक ऑक्सीलेशन, कंप्लीट ऑक्सीलेशन में टाइम लगता है उसे आप टाइम पीरियड बोलते हो। और इन्हीं के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, यही डिस्टेंस तो लैम्डा कहलाती है। ठीक, तो लैम्डा डिस्टेंस चलने में टाइम पीरियड टी लगा होगा, और मान लीजिए अगर स्पीड उसकी v है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम वाला फॉर्मूला लगाइए, वहां से है ये वाली रिलेशन आपकी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, ऑक्सीलेशंस टाइम पर यूनिट टाइम। बोलो कितना ऑक्सीलेशन कर रहा है पर यूनिट टाइम, यही बताता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकल फॉर्मेट में कि यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ, दैट इज मान लीजिए हमारा, दैट इज ये है इस तरीके से। ठीक, देखो जब भी इस पार्ट को, इतने पार्ट को आप क्या बोलते हो, कंप्लीट एक वेव मानते हो, इस पार्ट को एक वेव मानते हो कंप्लीट। ठीक, एक ऑक्सीलेशन बोलिए या फिर एक ऑक्सीलेशन बोलते हैं, एक ऑक्सीलेशन जहां से वेवलेंथ हम अगर काउंट करें एक ऑक्सीलेशन। तो अगर इसकी बात करूं मैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर टाइम पीरियड यहां पर मैं 1 सेकेंड का दिखा दे रहा हूं, ठीक है, तो इसको बोलोगे आप कि क्या है फ्रीक्वेंसी भैया, 1 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकेंड में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी, एक ऑक्सीलेशन हो रहा है। ठीक, जबकि यहां पर दूसरा केस मैं बना रहा हूं, दूसरा केस, देखो यहां पर मैं दे दे रहा हूं 1 सेकेंड। ठीक, तो आप ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन में अगर आपसे पूछूंगा अब, तो देखो अगर आपको याद होगा कि कैसे पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि कैसे, देखो पार्टिकल यहां पर था स्टार्टिंग में, ये ऊपर गया तो यहां पर बना, यहां तक की ये वाली बनी होगी पार्ट, फिर ऊपर से नीचे आया होगा तो यहां से यहां तक की पार्ट बनी होगी, फिर नीचे से यहां आया होगा तो यहां से यहां तक पार्ट बना होगा, फिर नीचे से यहां आया होगा तो यहां से यहां वाला पार्ट बना होगा। तो बेसिकली एक बार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये बेसिकली एक ऑक्सीलेशन है। एक ऑक्सीलेशन में इतनी वेव बनती है। तो यहाँ पर देखिए कितनी वेव बन रही है, मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक की एक वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक की एक दो ऑक्सीलेशन, फिर यहाँ से यहाँ तक की 3 ऑक्सीलेशन। तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी में पूछता हूँ तो 3/1 सेकेंड, कितने सेकेंड में भाई, 1 सेकेंड में 3 कंप्लीट ऑक्सीलेशन है। इतने पार्ट को हम 1 ऑक्सीलेशन बोलते हैं। इसको आप जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कभी ग्राफिकल क्वेश्चन दे दिया जाता है तो ग्राफिकल में आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो 3 ऑक्सीलेशन, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब भैया कि 3 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड वो कर रही है। ठीक है, तो देखो ग्राफ जितना फैला हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम, और ग्राफ जितना पतला हुआ है उतनी ही फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की कुछ रेंज है, जो हमारी ह्यूमन रेंज होती है, ह्यूमन ऑडिबल रेंज, ह्यूमन ऑडिबल रेंज वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। इससे ज्यादा अगर आप सुनते हैं तो परमानेंट हियरिंग लॉस का चांसेस बन सकता है। इसके बाद जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मेजरली एनिमल्स और सारे डॉग्स वगैरह हो गए, डॉग्स, ठीक है, कैट्स, वो सारे क्या होते हैं, अल्ट्रासाउंड, जो कि 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा जो साउंड होता है उसे अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अब 20 हर्ट्ज से जो पहले, मतलब देखो 20 हर्ट्ज से जो छोटा होगा उसे इंफ्रासाउंड बोलते हैं। ठीक, इंफ्रासाउंड बोलते हैं आप। और 20,000 से इसके बीच में जो होगा वो ह्यूमन ऑडिबल रेंज कहते हैं, 20 किलो हर्ज। किलो हर्ज का मतलब क्या है, 20,000। ठीक, समझ में आई बात। और उसके उससे ज्यादा जितनी भी होगी उसे आप क्या बोलते हो, अल्ट्रासाउंड बोलते हो।
अल्ट्रासाउंड, और आप अल्ट्रासाउंड का घर में भी यूज जानते हो, मम्मी वगैरह का अगर एक बार दो बार ले गए होगे कहीं अल्ट्रासाउंड कराने तो याद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पिच, जो सबसे मेजर क्वालिटी आती है, पिच की बात आती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते होंगे, तो अगर मैं अपनी वॉइस की पिच अभी अगर एडिट कर पाता, वैसे मैं किसी वीडियो में ट्राई करूंगा अपनी पिच चेंज करके आपको सुनाऊं कि पिच घटा दूं पिच बढ़ा दूं तो उससे क्या होगा। पिच जो है आपकी हर एक साउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो उसकी साउंड की श्रिलनेस को बताता है कि कितना पतली आवाज होगी, तीखी आवाज होगी, या फिर कितनी मोटी आवाज होगी। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ बहुत पतली आवाज में, हेलो हेलो, ये वाली आवाज जो मैं दे रहा हूँ ये बहुत पतली आवाज में, हेलो कैसे हो आप लोग, ये बहुत मोटी आवाज में, ये पिच बहुत लंबी हो गई मेरी, ठीक है, पिच बहुत बड़ी हो गई मेरी, लार्जर पिच। और जब पतली आवाज में बोल रहा हूँ विच इज वेरी स्मॉलर पिच, ठीक है, मैं जब पतली आवाज में बोल रहा हूँ, जब मोटी आवाज में बोल रहा हूँ हेलो, तो ये लार्जर पिच है हमारी। तो पिच बेसिकली साउंड की श्रिलनेस को बताता है, कितनी तीखी आवाज है या फिर कितनी मोटी आवाज है, एक तरीके से बोल सकते हो। जैसे तुम्हारे स्कूल में कुछ लड़कियां होती है ना, बहुत तीखा बोलती है ना, कभी ऐसा होता होगा, सुना होगा तुमने, तो उनकी पिच की कमी है, उनकी दिक्कत नहीं है भाई, वो गलती नहीं कुछ कर रही, वो अपनी जगह सही है, उनकी पिच की दिक्कत है, वो बहुत तीखा बोलती है। और कुछ लड़के होते हैं बोले तो भाई डर जाओ तुम, पता चले इतना तेजी इतना मोटी आवाज में बोल दे, क्या कर रहे हो, है ना, अगर ऐसे बोल दे तुम डर जाओगे, उनके पिच की दिक्कत। ठीक है, तो हर साउंड की अपनी अपनी पिच होती है, तो जो तीखी वाली साउंड होती है उनकी पिच कम होती है, जो मतलब मोटी आवाज होती है उनकी पिच ज्यादा होती है। तो श्रिलनेस जिसकी ज्यादा होगी वो तीखी आवाज, श्रिलनेस जिसकी कम वो वाली आवाज। तो पिच जो है बेसिकली, पिच है क्या, तो पिच कुछ है नहीं, बस ये फ्रीक्वेंसी की ही फॉर्म, एक तरीके से आप फ्रीक्वेंसी को ही कर सकते हैं कि पिच भाई जितना देखो ज्यादा होगी, ठीक, फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा, मतलब देखो pitch is another form of frequency which is number of wave produced in 1 second. It tells the shrillness of sound. ठीक है, देखो इसमें पिच क्या होगी, ज्यादा होगी, पिच लार्जर, श्रिलनेस हाई, मतलब बहुत तीखी आवाज। समझ में आई बात। तो ये चीज मैं दिखाऊंगा कभी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पिच अगर आप बढ़ा देते हैं तो आवाज बहुत तीखी हो जाती है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोनों की, अगर मैं इसको बोल दूं टाइम पीरियड टी है, मतलब ये कितना है 1 सेकेंड के बराबर है, और ये वाला भी 1 सेकेंड के बराबर है। तो कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई द फ्रीक्वेंसी फॉर बोथ। बिल्कुल, इनकी बात करूं तो यहाँ से कंप्लीट एक हो गया और ये हाफ हो गया, तो 1.5 हर्ट्ज इनकी आ गई। ठीक, इनकी बात करूं तो एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह। ठीक है, छह है बेसिकली, तो ये आ गई 6 हर्ज। देखो इनकी भैया 5.5 कितना है, 1.5 हर्ज, इनकी 6 है, ये 30 गुना ज्यादा है इनकी बेसिकली। क्या क्या ऐसा है क्या, 15 दूना के 30, 20 टाइम्स, आई होप नहीं, 15 चौका 60, सॉरी माई मिस्टेक, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स ज्यादा है इनकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो आप देख पा रहे होंगे जिसकी पिच ज्यादा उसकी श्रिलनेस ऑफ साउंड उतनी ही ज्यादा। ठीक है, पिच समझ में आ गया, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी उसकी पिच ज्यादा होगी और उतनी ही तीखी आवाज होगी। क्लियर बात। चलिए एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड कुछ नहीं भाई, जब आपका पार्टिकल कितना दूर, अगर ये वाला देखो दो केस में बना रहा हूं, एक केस ये है कि पार्टिकल सिर्फ इतना दूर जा रहा है और रिटर्न आ जा रहा है, ये वाली ये वाइब्रेशन कर रहा है। इस केस में पार्टिकल इतना दूर जा रहा है फिर इतना दूर आके वाइब्रेशन कर रहा है। इसके लिए केस में अगर मैं बनाऊं तो इस केस में आपका जो एम्पलीट्यूड होगा इतना लंबा बनेगा, और इस केस का अगर एम्पलीट्यूड में बनाऊं तो ये एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना बनेगा। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये कल भी मैंने कराया हुआ आई हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड कितना दूर पार्टिकल डिस्प्लेस करने गया था, किसको किसको डिस्प्लेस करने गया था भाई, नेक्स्ट पार्टिकल को। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पार्टिकल कितने दूर गया था, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। समझ में बात। द मोर द डिस्प्लेसमेंट द मोर इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कुछ है नहीं, सिंपली क्या है आपका, दैट इज कितना डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल। ठीक है, चलिए। तो लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस भाई देखो, अब मैं अगर धीरे धीरे बोल रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, मेरी लाउडनेस बढ़ रही है। एक केस में लाउडनेस कम है, एक केस में ज्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की मैं बात कर रहा हूँ, एक केस में कम है, एक केस में बहुत ज्यादा, एक केस में बहुत कम है, एक केस में बहुत ज्यादा। तो लाउडनेस इज मेजर इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द साउंड वेव, एज मच हाइयर द एम्पलीट्यूड एज लार्जर द लाउडनेस। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। यहाँ बोल सकते हो कि लाउडनेस लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड।
ठीक है। चलो, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब अगर आप एम्पलीट्यूड दुगना बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो लाउडनेस कितना तेजी से बढ़ जाता है। ये आप बेसिकली मिक्सचर, आप अगर साउंड मिक्सर्स अपने रूम अगर आसपास देखा होगा आपने, तो वहां पर भी अंदाजा है कि एम्पलीट्यूड अगर 2 आप गुना बढ़ाते हैं तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ेगी, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर 4 रखते हैं तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड अगर 3 रखते हैं, लाउडनेस 9 हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे लाउडनेस किस साउंड का ज्यादा होगा, किसका, तो आप बताइए फटाफट, 1 या 2 का। ठीक है, ये 1 है अपना। और अगर दूसरे वाले की मैं बात करूं, बताइए, ये 2 है। ठीक है, तो लाउडनर कौन सा साउंड लाउडर होगा, अगर ये फर्स्ट साउंड है, ये सेकंड साउंड है, विच साउंड विल बी लार्जर। ठीक है, लाउडनेस किसका ज्यादा होगा, बताइए फटाफट। देखो यहां से आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी 2 वाले की ज्यादा है, लेकिन कहीं फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मैंने बताया लाउडनेस से, नहीं बताया। फ्रीक्वेंसी कुछ भी है, लाउडनेस से नहीं मतलब है भाई, सेम लाउडनेस होगी। लेकिन मैटर लाउडनेस में क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड। अगर मैं तेज बोलूंगा मतलब मीडियम के पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी दे रहा हूँ, वो ज्यादा दूर जाएंगे फटाक से। तेज बोलूंगा, धीरे बोलूंगा तो वो धीरे भाई धीरे धीरे वो जाएंगे, ट्रांसफर कर रहे होंगे। जितना तेजी से बोलूंगा उतना तेजी से हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर बात कि जो 2 की होगी लाउडनेस, लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी, लाउडनेस 2 की ज्यादा होगी 1 से। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे बेसिकली डिपेंड करती है। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, बट बिफोर दैट हम एक रिलेशन आपको बता दे रहा हूँ लाउडनेस का, वो बहुत जरूरी है आपको समझना, रिलेशन। ठीक है, कि अगर कभी इंटेंसिटी आपसे लाउडनेस कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए तो वो कैसे निकालोगे। लाउडनेस बेसिकली हम किस फॉर्मेट में निकालते हैं, डेसिबल के फॉर्मेट में निकालते हैं। उसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल। ठीक है, यूनिट क्या होती है, डेसिबल। पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। यूनिट क्या होती है, इसको डेसिबल में हम निकालते हैं। डेसिबल यूनिट, लिख लो यहाँ पे, यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल विच इज डीबी। ठीक है, अगर हमें उसकी लाउडनेस निकालनी है, मान लीजिए लाउडनेस में बता रहा हूँ, तो लाउडनेस जो भी होगी अगर कभी आपको निकालने के लिए दिया जाए तो ये क्या होगा, 10 log इंटेंसिटी ऑफ, जो साउंड आपको चेक करना है, इंटेंसिटी ऑफ, ये रिफरेंस है बेसिकली, रिफरेंस साउंड। ये क्या है, गिवन साउंड। देखो बात को समझो, बेसिकली अगर मैं आपसे लाउडनेस के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपका साउंड कितना लाउड है, ठीक, तो आप डायरेक्टली तो बता नहीं सकते। जैसे मैं अगर मान लीजिए ये वाला बंदा कोई एक खड़ा है यहाँ, ठीक है, ये लंबा है, छोटा लंबा है, कैसा है मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे बता पाऊंगा ये लंबा है या छोटा है। हो सकता है भाई इससे भी छोटा कोई हो, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये लंबा है, लेकिन कोई दूसरा होगा जो इससे लंबा होगा। देखो यहाँ पर बात आती है ना रिस्पेक्ट की, कि मैं इनके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये क्या होगा भैया, लॉन्गर होगा। ठीक, अगर इनके रेस्पेक्ट में बात करता हूं तब क्या होगा, वो शॉर्टर होगा। ठीक है, तो हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो आपके रेफरेंस पे डिपेंड करती है। वैसे ही लाउडनेस से जब आप बताते हैं तो किसी एक रेफरेंस के थ्रू बताते हैं। तो लाउडनेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसकी यूनिट आप जब भी बताएंगे डेसिबल में आएगी। ठीक है, डीबी, लाउडनेस इज इक्वल टू 10 log इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस साउंड। इंटेंसिटी जो आप लेते हैं वो किस में लेते हैं, वॉट वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये है क्या, पावर पर यूनिट एरिया कितना होता है, पावर। ठीक है, वही क्या होती है इंटेंसिटी, पावर आपने पढ़ा होगा, पावर पर यूनिट एरिया, ये क्या होती है इंटेंसिटी, कितना एरिया पर कितना पावर जनरेट हो रहा है, वही आपकी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। साउंड एट थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग लोवेस्ट पॉसिबल वी कैन हियर, दैट इज 10⁻12 watt per meter square. Find the loudness of sound in decibel when the sound intensity is 10⁻5 watt per meter square. ठीक है, देखो ध्यान से, जो हमें गिवन है रेफरेंस, वो क्या गिवन है, ये वाला, कि हम जो सुन सकते हैं, तो ये रेफरेंस आई आर गिवन है कितना, 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो गिवन थिंग्स हैं। और जो आपको गिवन है इंटेंसिटी वो कितनी है, 10⁻5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। हमें पूछा गया है लाउडनेस ऑफ साउंड, तो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होगा, 10 log आई गिवन अपॉन आई आर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 10 log, ये ऊपर क्या है इंटू, ऊपर क्या है यहाँ पर गिवन कितना है भैया, 10⁻5, ये 10 कितना है, -12, खत्म खत्म, ऊपर बच जाएगा 10⁻7। ठीक है, ऊपर जाके तो यहाँ पर लाउडनेस जो होगा डेसिबल में, ये क्या होगा, 10 log
10⁻7 और ये आई होप आगे आ जाता है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो डेसिबल कितना, लाउडनेस कितना आ जाएगा 70, मतलब 70 गुना ये ज्यादा लाउडर है किससे, इससे 70 गुना लाउडर आप सुन रहे हो बेसिकली साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर आप साउंड इंटेंसिटी आपकी ये थी तो आप थ्रेशोल्ड से 70 गुना ज्यादा सुन रहे हो। समझ में आ गई बात। चलिए लाउडनेस निकल गई। अब अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, टिम्बर। टिम्बर देखो ऐसी प्रॉपर्टी कि आप अगर कोई गधा की आवाज दे दी जाए और शाहरुख खान की आवाज दे दी जाए, ठीक है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। मान लो अगर, चलो उतना भी बैरी नहीं, उतना तो आप सुन लोगे। मान लीजिए आपको मैं एक गिटार दे रहा हूँ, ठीक है, एक गिटार दे रहा हूँ, एक वीणा दे रहा हूँ, ठीक है। अब भाई अब कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे ये गिटार की आवाज है ये वीणा की आवाज, क्योंकि बहुत सिमिलर होंगे। ठीक है, एक तरीके से मैं सिमिलरिटी की तरफ जा रहा हूँ, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे वो मैं नहीं जानता, बट मैं सिमिलरिटी की तरफ भाग रहा हूँ। देखो बैठ नहीं पा रहा हूँ, इतनी देर तक मैं बैठ नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो टिम्बर एंड क्वालिटी, ठीक है, इसको आप टिम्बर या क्वालिटी बोलते हो। बेसिकली हर एक साउंड की अपनी अपनी टिम्बर होती है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है, मतलब जिससे आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि ये किस तरीके का साउंड है, ये दूसरा साउंड है या फिर वही साउंड है। देखो आप बोल रहे हो कि भाई फ्रीक्वेंसी, मैं क्या कर रहा हूँ, हर साउंड की फ्रीक्वेंसी मैच करवा दे रहा हूँ। ठीक है, हर साउंड की फ्रीक्वेंसी मैच करा दूंगा, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट होगी। जैसे भैया मैं जितनी तेजी से बोल रहा हूँ सेम तेजी से आप शाहरुख खान से बुलवाइए, शाहरुख खान, शाहरुख खान। जैसे आपने देखा होगा वॉइस आर्टिस्ट, है ना, वॉइस आर्टिस्ट आपने सुना होगा नाम। वॉइस आर्टिस्ट जो होते हैं वो करते क्या है, वो आपकी वॉइस की क्वालिटी को मैच कर देते हैं, आपकी वॉइस की टिम्बर को मैच कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम वेव जो बना रहे थे, जो हम वेव बना रहे थे उसकी एक वेव बना रहे थे, वेव फॉर्म बना रहे थे इस तरीके से, वैसे ही हर साउंड की अपनी अपनी वेव फॉर्म होती है। जैसे यहाँ साइन की बात करोगे ये वेव फॉर्म होगी, वायलिन जो आप बजाते हो उसकी ये वेव फॉर्म होगी, और क्लैरिनेट जो आप बजाते हैं उसकी ये वेव फॉर्म। साउंड चला गया, ठीक है, लाइट चली गई है, बट आई थिंक मैं ना दिखूं तो फिर भी आपको चल रहा होगा, काम आपका चल रहा होगा अच्छे से, वो काम करते जाइए आप। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी वेव फॉर्म होती है, और यही वेव फॉर्म अलग डिफ्रेंशिएट करती है आपकी वॉइस को। ठीक है, यही वेव फॉर्म आपकी वॉइस को डिफ्रेंशिएट करती है, यही आपको बताती है आप शाहरुख खान की आवाज में बोल रहे हैं या फिर अमिताभ बच्चन की आवाज में बोल रहे हैं। तो वो चीज चेंज करती है कौन, क्वालिटी या फिर टिम्बर। और ये किस पर होगा, आपकी अपनी वेव फॉर्म पर होता है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप समझ जाना कि उसकी वेव जो बन रही होगी, उसकी जो दिखने का तरीका वो डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बेसिकली दो लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि मतलब अगर वो किसी पॉइंट से किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है तो वहां से जिस एंगल पे वो टकराएगा सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात की। अगर मान लीजिए ये सरफेस है, ये सरफेस है, इससे अगर साउंड आया टकराया तो ये क्या करता है, नॉर्मल से जितने एंगल पर ये टकराया था उतने ही एंगल पर चला जाता है, तो आई बराबर आर हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइट में आप पढ़ोगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। द इंसिडेंट रे, ये तीनों क्या होते हैं, सेम पॉइंट सेम प्लेन में आते हैं, मतलब तीनों एक पन्ने पर ही होंगे, एक पन्ने पर लाई कर रहे होंगे तीनों चीज़ें। ठीक है, इसको समझाई देता हूँ। चलो मान लो यहाँ से साउंड अगर गिरा, साउंड वेव यहाँ पर गिरा, ठीक, इस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाइन्थ वाली आई आप समझ जाए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इस पॉइंट पे जहाँ पर गिर रहा है। ठीक, सरफेस है, जैसे दीवार हो गई, तो मान लीजिए वॉल है, ठीक, मान लीजिए इस पर गिरी, तो इसको बोलते हैं, जो इस पॉइंट पे हम जो एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और इन भाई साहब को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। चलो आगे लाइट अच्छा देखने लगा मैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहाँ से होता क्या है कि नॉर्मल से जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे उसे हम इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। आई क्या होता है हमारा, आई इज इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, आर क्या होता है, आर इज रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, और जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो कभी भी हर केस में जब भी रिफ्लेक्शन होगा आई बराबर आर होगा, मतलब जितने एंगल पर इंसिडेंस हो रही होगी नॉर्मल से उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये बात क्लियर। और तीनों एक प्लेन होने का क्या मतलब कि अगर मैं एक कोई पेज ले लूं आपके सामने तो वो तीनों एक पेज पर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, एक पेज पर लाई कर रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए इको की बात करते हैं। इको क्या है, जैसे आवाज देखते होगे आपको, आवाज क्या करती है, साउंड रिपीट्स। जब साउंड रिपीट करती है, जैसे आप पहाड़ियों वादियों में देखा होगा ना, पिक्चरों में लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं साउंड के जाके, वो रिपीट करती है बार बार, इको आपको सुनाई देती है, साउंड रिपीट करती है एक इंटरवल के बाद। तो मिनिमम साउंड रिपीट करने के लिए जो आपकी, जब आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउंड
प्रोड्यूस्ड और इको जब आप सुन रहे हैं उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो मिनिमम 0.1 सेकेंड होता है। ठीक है, इतना होना चाहिए गैप, एटलीस्ट आपको अगर इको सुनना है तो इतना गैप होता ही इको का। ठीक है, if we shout a clap near reflecting surface like tall building mountain we hear sound same sound again। कुछ देर बाद वो ऐसा होता क्यों है, रिफ्लेक्शन के कारण वो जाता है आगे किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के, फिर वो रिफ्लेक्शन साउंड वापस आ जाता है। दिस साउंड वी हियर इज कॉल्ड इको, दिस इज कॉल्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, गधा आप हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ वॉल ही समझ लीजिए या फिर पहाड़ी एरिया कुछ समझ लीजिए, पहाड़ वगैरह है इस तरीके का। ठीक है, आप यहाँ से चिल्लाए, ठीक, तो यहाँ पर साउंड गई, यहाँ पर साउंड गई, इनसे टकराई, फिर टकरा के वापस आई। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भैया ये मिनिमम डिस्टेंस पूछ लिया जाता है, मिनिमम डिस्टेंस, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मिनिमम डिस्टेंस मान लीजिए डी है। ठीक, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो मुझे पता है कि साउंड की जो स्पीड होती है वो एयर में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 344 मीटर पर सेकेंड होती है, और हमें जो टाइम पता है कि कितने सेकेंड बाद हम इको सुन रहे हैं, 0.1 सेकेंड बाद इको सुन रहे हैं। ठीक, तो देखो अगर मैं बोलूं कितने सेकंड बाद, 0.1 सेकंड बाद, तो यहां से देखो आपकी साउंड यहां से गई होगी यहां पर, यहां से फिर आई होगी यहाँ पे, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कितना होगा, 2D। ठीक, 2D, यहां से साउंड आपने बोला गई, यहां पर डी गई होगी, फिर टकराने के बाद डी वापस भी आएगी, तो जाने और आने का दोनों का दूरी टोटल 2D। ठीक, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि स्पीड क्या थी, 344 थी, और डिस्टेंस कितना चला है 2D, और समय कितना ले रहा है, 0.1 सेकेंड ले रहा है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, यहां से अगर मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा, देखो, तो यहां से D बराबर कितना आएगा, आई होप 17.2 मीटर आएगा। समझ में आई बात, तो D क्या है, दिस इज मिनिमम ऑब्स्टेकल डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। कोई भी ऑब्स्टेकल है, ये क्या भैया ऑब्स्टेकल है हमारे लिए, ठीक है, एक वॉल हो सकता है, ये क्या है, सोर्स है। तो सोर्स और बीच के जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होती है, ठीक है, तो भी आप इको सुन सकते हो, बट मिनिमम इतनी होनी चाहिए अगर आपको एक क्लियर इको सुनना है, 17.2 मीटर होनी ही चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात, कैलकुलेशन का पार्ट समझ में आया। ये 2D मैंने क्यों लिया, और डी देखो यहां से यहां तक की लेंथ थी डी, तो डी की वैल्यू हमें चाहिए, तो विच इज 17.2 मीटर। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, बराबर आपको बात मिलेगी। क्लियर है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इको के ऊपर आई होप यहाँ पर कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है क्या, एक सेकेंड लेट मी चेक। ठीक है, तो बेसिकली जो आप इको देखा आपने, ये किसका एग्जाम्पल था, एक तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एग्जाम्पल था। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो आप इको का यूज करते हैं वो इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे खाली कमरा देखा आपने, कभी कभी इको करता, गूंजती है हवा। ठीक है, और एक चीज और आपको यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, स्पीड ऑफ साउंड कैसे वेरी करती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बेसिकली बता दे रहा हूँ कि टेम्परेचर के साथ ये कैसे वेरी करती है। वेरी विथ टेम्परेचर, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मैं इसको बता देता हूँ, फिर आगे की और थोड़ा सा कहानी क्लियर करूंगा। ठीक है, याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो आपकी साउंड की स्पीड होती है, ठीक है, वो वेरी करती है किसी एक टेम्परेचर टी पे। अगर आपको निकालना है, ये 331 होती है, आई होप कि कब, जब आपकी 331, हाँ अप्रोक्सीमेट इतनी होती है, और ये टी टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपको निकालना है अपॉन 273, ये एक फॉर्मूला होता है किसी भी टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड निकालने का। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं आपसे कभी भी किसी भी टेम्परेचर पर पूछ सकता हूँ, 331 या 332, आई होप ऐसा ही कुछ होता है, लेट मी सी, आई होप मैंने कैलकुलेट किया हुआ था कहीं पे कोई वैल्यू। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ था एक, तो देख लेता हूँ दिख रही है क्या कहीं पर, नहीं दिख रही, आई होप मुझे, हाँ 331 ही है, परफेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो टेम्परेचर आप रख रहे हैं, टेम्परेचर वो किस में आप रखेंगे, टेम्परेचर टी इज इन केल्विन। ठीक है, केल्विन में आप टेम्परेचर रखते हैं, आपको इतना समझ में आ जाएगा। चलिए फाइंड आउट करिए, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड
एट टेम्परेचर, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, बताइए कितना होगा, ये आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिएगा। चलिए अगले बात करते हैं रिवर्बरेशन। जैसे हो सकता है कभी कभी आप इको सुन रहे हो, उसके बाद फिर से आपको आवाज सुनाई दी, ठीक है, तो वो होता क्या, इको में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू रिपीटेड और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम सेवरल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, दिस कॉज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉल्ड रिवर्बरेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका रिवर गूंजती है जब आवाज, एक बार गई टकरा के फिर आई टकरा के फिर, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर समझ लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है, आपने बोला आवाज गई, फिर यहाँ से टकरा के फिर आपके सुनाई दी, फिर टकरा के फिर सुनाई दे रही है, तो ये एक तरीके से आपको आवाज सुनाई, इधर ऑब्स्टेकल था यहाँ पे ऑब्स्टेकल था, तो ये रिपीट कर रही है आपके पास, तो ये भी एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही एग्जाम्पल है, रिवर्बरेशन। ठीक है, और आपने देखा होगा मल्टीपल जगह यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच इज रिवर्बरेशन की, मेगाफोन्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, मेगाफोन्स, हॉर्न्स, जो हॉर्न आप यूज करते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रम्पेट आर डिजाइन टू सेंड द साउंड बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द स्पीडिंग डायरेक्शन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लीजिए यहाँ पर, तो इस तरीके का जो साउंड आप सुनते हो ना, ये साउंड आप सुनते हो, बेसिकली हम बोलते हैं कि यहाँ से साउंड इंटर करता है, इस तरीके से जाता है और फैल जाता है, फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर निकल जाता है। समझ में आई बात, ये बेसिकली इस तरीके से रिपीट कर जाता है 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही, डॉक्टर जो आपका स्टेथोस्कोप लगाते हैं वो भी उसी पर बेस्ड होता है, वो कान पर लगाते हैं, वहां से साउंड निकल के आती है, इस तरीके से वायर होती है उसकी, ऑप्टिकल फाइबर जैसी, इस तरीके से आपका चल के आती है, ऑप्टिकल फाइबर भी इसी बेस्ड फॉर फिनोमिना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पर ही। ठीक है, जनरली द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल ऑडिटोरियम आर कर्व सो दैट साउंड आर मल्टीपल रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल द पार्ट ऑफ हॉल। आप देखेंगे जनरली इस तरीके से बनाते हैं, वो कर्व बनाते हैं कि यहाँ से साउंड जब चले तो ये टकरा के पूरी तरीके से हर जगह फैल जाए, ये कर्व बनाने का यही तरीका होता है, ये मतलब होता है वो हर जगह फैले, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो साउंड फैल रही होगी। ठीक है, और इसके लिए एक और दैट इज कॉज होता है, वो लिख लो कि हम क्या करते हैं, बेसिकली आपने देखा होगा कि दीवालों वाले पे हम क्या करते हैं, दैट इज एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं, जो साउंड को क्या करे, ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल, जो साउंड को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि हमें रिवर्बरेशन ना देखने को मिले, है ना, रिवर्बरेशन देखने को ना मिले, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो मटेरियल्स लगा लेते हैं, क्योंकि बार बार साउंड सुनोगे तो खराब लगेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, दैट इज सोनार। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज सोनार हम यूज करते हैं। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव, मतलब अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है, वो वेव हम यूज करते हैं। एक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, टू मेजर द डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट जो आपके सामने आ रहा होगा। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड द टाइम टेकन बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। देखो बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर लगाते हैं जो साउंड को एमिट करता है, बेसिकली हम इसे सोर्स बोलते हैं, जो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है, ये जाएगा नीचे, कोई ऑब्स्टेकल होगा, इससे टकराएगा और टकराने के बाद वापस आएगा, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है हम कंसिडर कर लेते हैं कि डी। ठीक है, तो सेम पीछे वाला फॉर्मूला, आपने छोड़ा, ठीक है, और आने, तो टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम टेकन वो कितना लगा, यह मान लीजिए टी लगा। ठीक, और जो डिस्टेंस है वो वाली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है आपकी, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड मान लीजिए कितना है भैया, देखिए मान लीजिए यहाँ सोनार था, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो डी है मान लिया हमने, तो साउंड आई होगी फिर वापस गई, तो टोटल कितना वो डिस्टेंस चला होगा, 2D चला होगा, और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये हमें पता, मान लीजिए v, तो क्या यहाँ से d नहीं निकल जाएगा, d क्या हो जाएगा, VT/2, ये क्या हो जाएगी उसकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, कितनी डिस्टेंस पर होगा, बॉटम में होगा अगर, तो d बराबर क्या हो जाएगा, VT/2, v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, और t क्या है, टोटल टाइम जो आपने लगाया हुआ है, टोटल टाइम, ठीक है, बाई 2, ये क्या आ गया भाई, उसकी डिस्टेंस आ गई। तो इस फॉर्मूले से भी आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं अगर सोनार वाला एग्जाम्पल आपको लेना हो तो। ठीक है, और आई होप इतनी ही थी चीजें, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको दे दूंगा मैं, एक होमवर्क और दे दे रहा हूँ, एक और होमवर्क दे दे रहा हूँ, फाइंड द टेम्परेचर टेम्परेचर at which
velocity of sound becomes 1.5 है बेसिकली, ठीक है, 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड एट 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन मजेदार है, मजा आएगा, इसको एक बार सॉल्व करके लाइएगा, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, और आई होप इसमें मजा जरूर आएगा। ठीक है, चलिए, और इको का और उसका क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप करके आइएगा। आई होप इतनी ही स्लाइड थी, और आई होप सेशन आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बता देना, कल मैं उसको जरूर क्लियर करा दूंगा। ठीक है, बाय बाय एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।